के सेशन में हम लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 1.4 को बिल्कुल पूरा कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्नावली में परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली हल करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, कोई भी संख्या परमेय संख्या तब होती है जब उस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें। ये परमेय संख्या होने का एक नियम कह लीजिए या पहचान कह लीजिए। कोई भी संख्या अगर परमेय संख्या है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या जो होती है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इसकी पहचान क्या होती है? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, यानी किसी से कटती ना हो और उस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ हो, ये अपरमेय संख्या होती है। या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। जब कभी अपरमेय संख्या की बात करते हैं, जैसे ये √5 एक अपरमेय संख्या है। अब इसमें आप चाहे 3 जोड़ें, चाहे 3 घटाएं, चाहे 3 की गुणा करें, ये अपरमेय ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी अपरमेय संख्या में अगर कोई परमेय संख्या जोड़ते भी है तो अपना जो आंसर आता है वो अपरमेय ही आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए, बस इसमें और कुछ है नहीं, आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर किसी अपरमेय संख्या में अगर आप परमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर जो आंसर आपको नया आंसर मिलेगा वो अपरमेय ही मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो आप इसे याद कर लीजिए। दूसरा, अगर अपरमेय संख्या में कभी भी आप परमेय संख्या घटा रहे हैं तो अपने लोगों को जो आंसर मिलेगा वो भी अपरमेय संख्या ही होगी। और अगर अपरमेय संख्या में हम परमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं तो जो आंसर मिलेगा वो भी अपरमेय ही मिलेगा। और अगर अपरमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग कर रहे हैं तो अपने लोगों को जो आंसर मिलेगा वो भी अपरमेय ही मिलेगा। तो बस एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। अपरमेय संख्या में चाहे परमेय संख्या जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग करो, जो अपने लोगों को नई संख्या मिलेगी वो अपरमेय संख्या ही होगी। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न है। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में कहा है हमें यह बताना है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। ये 2 लिखा है, ये √5 लिखा है। 2 में से √5 घटाना है, लेकिन यहां आपको घटा के नहीं बताना है, सरल नहीं करना है। 2 परमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या अगर आप घटा रहे हैं तो एक तरह से कहेंगे ये तो डिफाइन वैल्यू नहीं है। √5 की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं डिफाइन है कि कितनी होगी। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसे लगभग में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, इसकी श्योर वैल्यू कितनी है ये नहीं पता है आपको। तो 2 में से फिर इसे घटा भी नहीं सकते, यानी ये जो वैल्यू मानी जाएगी वो अपरमेय संख्या होगी। बस इतना सा हमसे पूछा गया है, ये अपरमेय संख्या है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है 3 + √23 - √23। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देख रहे हैं, क्या ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है। देखिए, √23 से √23 कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो जो अपना आंसर बचा होगा वो 3 होगा, और ये क्या है, एक परमेय संख्या है। मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर उसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर जो वैल्यू मिल रही है वो परमेय संख्या होगी। इसका अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 2√7/7 इसे सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
कभी भी अगर फ्रैक्शन का कोई सवाल हो और गुणा में वहां टर्म दे रखे हो तो ऊपर नीचे अगर संख्या एक जैसी हैं या किसी से डिविजिबल होती हैं तो वो कट जाती है। तो ये बचा होगा अपना 2/7 और ये P/Q के रूप में है, जो कि एक क्या है, परमेय संख्या है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 1/√2। एक के लिए √2 से हमें भाग करना है। अभी आपको बताया था, बिल्कुल इससे पहले के अभी सेशन शुरू किया था, वहां कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से अगर भाग करते हैं तो जो आंसर आता है वो अपरमेय ही रहेगा, और परमेय को अगर अपरमेय से करते हैं तब भी यही रहेगा। तो ये जो होगा वो एक अपरमेय संख्या है। सिर्फ अपने लोगों से पूछा है कि कैसे, वेरीफाई नहीं करना है यहां पर, ये एक अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2π। केवल पाई अगर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7 लगाते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू लगाते हैं या कभी कभी 3.14 लगाते हैं, तो ये अनुमानित वैल्यू है, श्योर वैल्यू नहीं है। ये क्या है, अनुमानित है, एक आपने अनुमान लगा रखा है। और अनुमानित का मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो कहीं पर भी पाई अगर लिखा हुआ है, 22/7 लिखा है, तो ये तो P/Q के रूप का लिखा हुआ है, तब इसे परमेय मानेंगे, ये परमेय होता है। और अगर ये लिख देते हैं केवल पाई, तो इसे अपरमेय मानते हैं। अब आप कहें दोनों की भाई वैल्यू ये है, तो एक परमेय एक अपरमेय क्यों मान लिया? ये डिफाइन है 22/7। अगर ये छुपा लें आपसे तो आप कैसे पहचान लोगे ये पाई का मान है? वो तो आपने पढ़ रखा, 22/7 तो एक नॉर्मल सी फ्रैक्शन है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पाई जो होती वो एक अपरमेय संख्या होती, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 3.14 सिर्फ आप मान लेते हो। बुक में भी यही लिख रखा है, क्वेश्चन में इसका यूज भी होता है, लेकिन जब इसकी आप एक्यूरेट वैल्यू पढ़ेंगे तो लगभग 50-100 स्थान तक डेसिमल के बाद हल करते रहेंगे, तब भी आपको ये दशमलव प्रसार इसका चलता रहेगा। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार कभी खत्म ना होता हो वो संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, और ऐसे दशमलव प्रसार उन्हीं संख्याओं के होते हैं जो अपरमेय होती हैं। तो कहीं पर भी पाई लिखा हुआ हो वो एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर होता है। ये 2π एक अपरमेय संख्या है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपने लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सरल करने वाले हैं। सरल करने का मतलब है इसके लिए हल करो, और आसान भाषा में कह दें तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी गुणा इससे करनी है। गुणा देखिए दो तरह से आपको समझा दे रहे हैं। इधर 4 लोग हैं, देखिए एक ये और एक ये, भाई ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर, ये इधर भी देखिए, इसे ये 2 पद इसमें भी है, तो एक यहाँ है एक यहाँ। भाई 2 लोग इसमें 2 लोग इसमें गुणा करेंगे तो टोटल 4 टर्म इसमें बन जाएंगे। अब आप गुणा बिल्कुल बच्चों की तरह इसमें बेसिक लेवल से सीख लीजिए। सबसे पहले ये जो 3 लिखा है इसकी गुणा किससे करेंगे आप? 2 से, तो 3 गुणा 2 होगा। फिर यहां आएंगे आप, इसी 3 की गुणा आप किससे करेंगे? इस √2 से, तो 3 गुणा √2 हो जाएगा। इस 3 की गुणा आपने दोनों से कर दी, अब बचा होगा √3। √3 की गुणा 2 से करेंगे तो √3 गुणा 2 बनेगा। फिर √3 की गुणा जब हम इससे करेंगे √3 गुणा √2 बन जाएगा। इन दोनों की गुणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों संख्याएं, आप इसे आसान भाषा में ये कह सकते हैं, दोनों संख्याएं अगर परमेय है तो गुणा हो जाती है, दोनों अपरमेय है तो गुणा हो जाती है। एक परमेय है और एक अपरमेय है तो गुणा नहीं होती है। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 और √2 की गुणा जब करेंगे तो आप इसे ये कह लीजिए गुणा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 3 परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। और पहचान अगर आपको बनानी है तो ये दोनों लोग अलग अलग बिरादरी के हैं, आप ऐसा कह लीजिए। ये 3 लिखा हुआ है, ये √2, भाई ये अलग मैथ होता है, ये अलग होता है। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या की गुणा परमेय संख्या से नहीं होती, केवल वो ऐसे ही लिख दी जाती है।
जैसे आपसे कहा जाए x और y की गुणा करो, तो आप कहेंगे सिर्फ x y लिख दो, यही गुणा हो गई। तो इन्हें केवल यहाँ पे लिख देंगे, ये गुणा नहीं हो पाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, गुणा नहीं होगी, 2√3 लिख दीजिए, और यहाँ गुणा हो जाएगी क्योंकि दोनों संख्याएं अपरमेय हैं, तो इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब अपरमेय संख्याएं जुड़ती किसमें? अपरमेय संख्या में ही जुड़ेंगी। √3 है तो ये √3 का ही कोई पद है, उसी में जुड़ेगा, पूरी लाइन में कहीं √3 है ही नहीं। ये प्योर अंगणित है तो प्योर अंगणित अंगणित में जुड़ेगा, कोई है ही नहीं। √2 के टाइप की कोई संख्या है ही नहीं। 2 √3 है तो √3 यहां लगाए और कहीं है ही नहीं। और √6 यानी कोई पद किसी में नहीं जुड़ेगा। इनका जो गुणनफल आएगा वो ये आ जाएगा। ये अपना आंसर बन गया। हो गया सवाल, ये आपको सिर्फ समझाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3 + √3 और 3 - √3। कभी भी देखिए, अब इसकी गुणा आप अगर करें तो 2 लोग यहां, 2 यहां, 4 लोग आएंगे। बिल्कुल सही है, उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन यहां सेम संख्याएं देखिए, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है। अगर सेम संख्याओं की कभी भी गुणा की जाए और चिन्ह बदला हुआ हो तो वहां पर a + b और a - b का फार्मूला बनता है, जिसे हम लोग फुका हुआ फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। ये फार्मूले का केवल आप लोगों ने अपना नाम दे रखा है, कोई टेक्निकली या ऑफिशियली नाम नहीं है ये। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा, देखिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। a + b और a - b की अगर आप गुणा करते हैं तो इसके बराबर में a² - b² होता है। यानी पहली संख्या हम a मान ले रहे हैं, दूसरी b, पहली a दूसरी b। ये फार्मूला तभी यूज किया जाता है जब सेम संख्याएं एक बार जोड़ी गई हो और वही सेम संख्याएं एक बार घटाई गई हो। तो उनकी अगर गुणा करने को कोई कहे तो दोनों पे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। पहली संख्या पे स्क्वायर और दूसरी संख्या पर स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होगा, और स्क्वायर से √ कट जाता है तो यहां बचा होगा 3। 9 में से 3 कम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों की गुणा अपने उस मेथड से करेंगे जैसे अभी पहला पार्ट कराया, तो उससे भी आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल आपका यही आएगा। इसका अगला पार्ट देखिए, जहां लिखा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि ये क्वेश्चन √5 + √2 एक बार लिखा है और फिर एक बार और लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां जो सूत्र बन रहा है अपना, वो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab का पैटर्न बन रहा है। इस फार्मूले को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो इनकी गुणा इस तरह से भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा। और इस फार्मूले को अगर लगा देंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जहां तक संभव हो आप सर्वसंख्या से कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कंडीशन लगी हुई आएगी कि इस प्रश्न को आप सर्वसंख्या की सहायता से करो। तो पहली संख्या जो है उसे हम a की वैल्यू मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या जो है उसे b की वैल्यू मान रहे हैं। a की जगह लिखेंगे √5 का स्क्वायर, b की जगह दूसरी संख्या लिखेंगे, और 2 ऐसे ही a की जगह पहली संख्या, b की जगह दूसरी संख्या। इसे आसान भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, जब ये हटाते हैं तो पहली संख्या के ऊपर आएगा, ये आ गया, दूसरी संख्या के ऊपर आएगा, ये आ गया, फिर 2 आता है, यानी यही स्क्वायर आता है, और दोनों संख्याओं की गुणा होती है। आप चाहे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, चाहे इसको याद करने की ये ट्रिक समझ लीजिए। स्क्वायर से देखिए ये √ हट जाएगा तो यहां बचा होगा 5, इस स्क्वायर से ये √ हट जाएगा तो यहां बचा होगा 2। इन सब की जब हम गुणा करेंगे, देखिए ये अपना क्या है, प्योर अंगणित है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, और ये दोनों क्या है, अलग टाइप का, यानी अपरमेय संख्याएं हैं, तो अपरमेय की अपरमेय से गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10।
ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट ऐसे लग जाएगा। ये और ये क्या है अंगणित, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। यानी जो अपने लोगों ने ये वैल्यू बताई है ये इसका मान है। अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, तो जो ये लिखा है और ये लिखा है एक ही चीज है, बस आपको अलग अलग रूप में दिख रही है केवल। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है। फुका हुआ फार्मूला जिसे आप a प्लस बी ए माइनस बी के नाम से जानते हैं। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसके बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे तब अप्लाई करते हैं जब सेम संख्याएं एक बार जोड़ी गई हों और वही संख्याएं जो यहां लिखी हैं वही संख्याएं यहां ये एक बार घटाई गई हैं। अब इनकी आपको गुणा करनी है। अब आप कहें भाई हम इसकी गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे। बिल्कुल आप ये पैटर्न लगा सकते हैं, लेकिन जब दिखने में ही पता लग रहा है कि ये सर्वसंख्या बन रही है तो आप सर्वसंख्या से कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जामिनर बाउंड करेगा कि भाई इसकी गुणा डायरेक्ट नहीं करनी है, आप यहाँ सर्वसंख्या का प्रयोग कीजिए। तो ये सर्वसंख्या लग रही है, मतलब सेम संख्याएं जोड़ी गई हों और सेम संख्याएं घटाई गई हों तो उनकी गुणा डायरेक्ट करने का ये फार्मूला होता है। एक ही जगह पहली संख्या लगा दो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और बी की जगह दूसरी संख्या लगा दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इधर 5 बचा होगा, इधर 2। हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 5 यहाँ 2 बार लिखा हुआ था, तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 की गुणा करेंगे वो 25 बन जाएगा, और 25 के लिए 5 ही तो लिखेंगे। चाहे आप उस तरह से समझा दो, चाहे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो रहा है ये बता दो। 5 में से 2 कम करेंगे 3। जब इस प्रश्न को सरल करेंगे या इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करने पर 3 आंसर आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर जो होता है वो C/D होता है, ये इन्होंने बोल रखा है। अच्छा, आप एक चीज हमेशा याद कर लीजिए, जैसे आपने परिधि का एक फार्मूला पढ़ा होगा, परिधि जो होती है उसका फार्मूला 2πr होता है और इसे C से दर्शा देते हैं। चलिए C बना दो, तो C बराबर 2πr होता है। अगर इस 2 और r को कहें तो हम इसे व्यास कहते हैं, तो हम इसे d पाई कहेंगे, पाई का मान निकालेंगे तो C/d। ये इन्होंने डायरेक्टली जो फार्मूला होता है उसे एलिब्रेट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रखा है। फिर कहा है ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। आप इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे? देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ जो पाई लिखा है इसका कुछ भी आंसर नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन में अपना कारण बताना है कि C/D की वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन वो पाई जब आ जाएगी। वैसे तो यहाँ आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है तो आप कहेंगे भाई यहाँ से तो ये परमेय संख्या के टाइप का बन रहा है, जबकि ये अपरमेय क्यों है? तो आप कहेंगे पाई का जो मान होता है 22/7, ये केवल अनुमानित होता है, भाई एक्यूरेट नहीं होता है। ये पाई बराबर 22/7 आप प्रयोग कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये यूज कर लो, लेकिन उसे शुद्ध रूप से जब आप हल करके, कहीं पे ये एक्सप्लेन करके आज तक नहीं बताया गया है कि पाई का मान आप 3.14 प्रयोग कर दो। अरे प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है? तो हम इसे केवल दशमलव के 2 स्थान तक मान लेते हैं, जबकि एक्यूरेट में इसकी वैल्यू 100 स्थान तक भी अगर आप हल करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो ये जो मान दे रखा है वो केवल अनुमानित है, और जब ये अनुमानित है तो अंदाजा लगाया गया है पाई जो है वो रियल में एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही इसका आपको स्टेटमेंट देना, और इसमें कुछ नहीं।
कुछ देर के लिए आप कहेंगे सी बटे डी, भाई सी की वैल्यू मान लीजिए कुछ और होगी और डी की वैल्यू आपकी कुछ और होगी, तो ये एक फ्रैक्शन बन रहा है जो परमेय संख्या दिख रहा है। लेकिन ये परमेय दिख रहा है, मान्य है ये बात, लेकिन यहाँ जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये अनुमानित होती है। अनुमानित का मतलब अनुमान लगाया गया है। हाँ, डिफरेंस इतना कम होता है कि सवाल आपका ठीक चला जाता है, लेकिन जब आप इसकी बारीकियों को पढ़ेंगे, अगर आप 3.14 पाई की जो वैल्यू होती है, इसे आप जब बुक में देखेंगे उठाकर या कैलकुलेट करेंगे, तो 50 या 100 बार भी हल करोगे इस प्रश्न को तो भी अंत नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया है, यह किताब वाले क्या करते हैं, दशमलव के बाद केवल 2 स्थानों से मतलब उन्होंने रख लिया है 3.14, जबकि अभी 100-200 स्थान के बाद इसकी वैल्यू भी और रह गई है, लेकिन उसे इन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो अपने लोग इसे यहाँ पे एक अपरमेय संख्या, जबकि यहां से दिख रहा है कि सी बट्टे डी की वैल्यू एक परमेय संख्या होनी चाहिए। उसका कारण ये कि पाई का जो मान यहाँ अप्लाई किया जाता है वो अनुमानित होता है। अनुमानित का मतलब है केवल अनुमान लगाया गया, बस यही इसका आपको तर्क देना है। संख्या रेखा पर 9.3, इससे क्या करना है, आपको दर्शाना है कि संख्या रेखा पर 9.3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, इसे प्रकार से शुद्ध चित्र इसका प्रकार से बनेगा। यहां तो प्रकार से बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बोर्ड का डिस्प्ले ही बनना खराब हो जाएगा। आपको जैसा जैसा यहाँ प्रोसेस करा रहे हैं, आप सेम प्रोसेस से प्रकार से ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे कर लीजिए। सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए जिसका आप नाम रखेंगे ए बी। इसका नाम अपनी तरफ से आप जो भी रखना चाहे वो रख लीजिए, लेकिन इसकी जो लेंथ रखेंगे वो 9.3 लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। तो जब आप पटरी से देखते होंगे, वहां पटरी जब आप स्केल उठाते हैं तो एक तरफ उस पर इंच लिखे हुए होते हैं और एक साइड में सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 9.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 9.3 सेंटीमीटर की आप एक सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। अभी आप अंडर रूट से मतलब नहीं रखेंगे, इतना काम कर लिया। जब ये रेखा बिल्कुल स्केल से आप खींच लोगे, इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर इसे और आगे बढ़ा देंगे। इसका नाम सी रख देंगे, यानी यहां से हमने क्या किया है, इसे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया। अब टोटल ये जो रेखा होगी वो 10.3 होगी। टोटल कितनी, हमें इससे मतलब नहीं है। इस रेखा का क्या करना है, हमें आधा करना है। आधा कितना होगा, अब आप स्केल से करेंगे, बिल्कुल स्केल से आधा नहीं करना है। आप प्रकार की नोक सी पे रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी, लगभग इतनी दूरी प्रकार में भरेंगे। यानी यहां प्रकार की नोक रखेंगे यहां पर, और यहां पे आपको क्या करना है, पेंसिल की नोक, उसमें जब प्रकार ऐसे करके चलेंगे आप इतनी भर लीजिए दूरी, अपनी सुविधा के अनुसार आधे से ज्यादा दिखती हो, बस इतनी दूरी। प्रकार की नोक यहीं रहेगी और यहां से आप एक चाप यूं लगाएंगे और उसी दूरी का एक चाप यूं लगाएंगे। ऊपर चाप लग गया, नीचे कहां से लगा दिया, सी से। और फिर यहां से बिंदु ए पर पहुंचकर इन दोनों चापों पर इस तरह से कट लगाएंगे। इसके लिए जब आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये जो तुमने किया होगा ये इस रेखा का आधा हो गया है, जिसका हम नाम रख देंगे बिंदु ओ। अब बिंदु ओ से हमें क्या करना है, यहां से प्रकार की नोक रख के ओ ए दूरी या ओ सी दूरी, यानी प्रकार की नोक आप यहां रखेंगे और इतनी दूरी यहां तक लाएंगे पेंसिल को खींच के। इतनी दूरी जब आप भरेंगे तो प्रकार की नोक आपकी यहीं रखी हुई होगी और यहां पेंसिल की नोक होगी। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे। ये आपका अर्धवृत्त बन गया। अब हमें क्या करना, बस इतना सा काम हो गया। बिंदु बी से, जो बिंदु बी यहां था, इससे क्या करेंगे, इस रेखा पर 90 का कोण बनाते हुए लंब डालेंगे। तो 90 का कोण यहां से कैसे बनेगा, देखिए कलर चेंज कीजिए इससे चित्र और अच्छा लगे। सबसे पहले यहां प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु बी पर और अपनी मर्जी से जो आपका मन करे उतनी दूरी भर लो। एक दूरी भरकर, क्योंकि यहां सिर्फ 90 का कोण बनाना है, इस तरह से एक चाप लगाएंगे। फिर बिंदु बी से इतनी दूरी भरी है, ये दूरी भरी हुई होगी। इसी दूरी को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे,
यहां पहुंच के एक चाप और लगाएंगे और फिर यहां पहुंचकर एक चाप और लगाएंगे। इससे और इन दोनों से, पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, 60 और 120 के बीच में ही तो 90 होगा। फिर यहां प्रकार की नोक रख के एक चाप यहां लगाएंगे और यहां से इस चाप को काटेंगे। अगर ये नहीं कट रहा है तो आप चाप को बढ़ाइए घटाइए, जो भी करना, काटना है। इसके लिए इससे ऐसे यूं करके मिला देंगे। इससे जब ये मिला दिया तो ये लंब हो गया और ये लंब इसके लिए कहां पर काट रहा है, नाम रख दीजिए P पर काट रहा है। अब ये P हो गया तो हमें क्या करना है, बिंदु B पर दोबारा से प्रकार रखनी है यहां पे, और प्रकार की नोक रख के B से लेके P तक की दूरी भरनी है। इतनी ये दूरी भरेंगे। यहां प्रकार की नोक ही रखी हुई और यहां पे ये दूरी भर के इस तरह से आप चाप एक लगाएंगे। और चाप लगाने के बाद जब हम इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु को यहां Q पर काट रही है। तो B से लेके जो Q तक की अंडरलाइन की जा रही है, ये जो दूरी होगी वो 9.3 अंडर रूट के बराबर होगी। यानी B से लेके Q तक की दूरी 9 अंडर रूट 3 के बराबर होगी। बस ये आपको रिप्रेजेंट करना है। संख्या रेखा पे अगर आपको दर्शाना है तो एक संख्या रेखा बना के इतनी दूरी को आपको नापना है। चाहे आप बीपी को नाप लीजिए, ये दूरी भी 9.3 अंडर रूट के बराबर है। ये वैल्यू आप कहें 9 दिख रही, भाई अंडर रूट भी लगा है, सॉल्व करेंगे तो ये 3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये दूरी जब आप नाप कर अगर चेक करेंगे तो 3.12 के आसपास लगभग आ रही होगी। बस ये इसका सही डायग्राम है और इसका एक्यूरेट जो चित्र बनेगा वो आपको वास्तव में प्रकार से बनाना चाहिए कॉपी पर। तो इसकी सहायता से आप उसे कॉपी पर बना लीजिए। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जहां हमसे कहा है निम्न संख्याओं के हर का परमेकरण करो। भाई ये हर का परमेकरण क्या आफत होती है, आप ये सोच रहे होंगे। देखिए हर के परमेकरण का मतलब है इसका जो हर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। अब आप कहें ये कैसा गलत है, ये वो गलती नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपका आंसर किसी भी तरह से 20/5 आ जाए, आप बताओ क्या आपका आंसर ये सही माना जाएगा? आप कहेंगे भाई इसे तो डिवाइड करके इस तरह से 4 लिखना चाहिए, तो 20/5 गलत लिखा हुआ था कुछ कुछ, बस वही उतनी सी ही गलती यहाँ है। इसे आसान भाषा में आप यूं कह लीजिए कि किसी भी संख्या के अगर नीचे अंडर रूट लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है, उसे आप सही कीजिए। और नीचे अंडर रूट जो लिखा है इसे सही करने के लिए जो आप काम करेंगे, यानी हर को सही करेंगे, इसे कहते हैं हर का परमेकरण करना। तो आप लिखेंगे यहां हर का परमेकरण करने पर। अगर आप ये हिंदी ना लिखें तो दूसरा भी तरीका है इसका मुन्ना। वो तरीका ये है, ये आपको अगर सही करना है तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट 7 लिखा हुआ है, इसे सही करने के लिए आप यहां अंडर रूट 7 से ही और गुणा कर दो। तो जैसे ही यहां अंडर रूट 7 से हम गुणा करेंगे इस तरह से, यहां अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे, यही क्या होता है, परमेकरण करना कहलाता है। ऊपर अंडर रूट 7 की गुणा जब हम 1 से करेंगे, इसे आप अगर ये ना लिखो इतनी बात तो आप हिंदी में लिख सकते हो अंडर रूट 7 से गुणा व भाग करने पर, या केवल हर का परमेकरण करने पर, ये भी सही है। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये अंडर रूट 7 होगा, और 7 की गुणा 7 से करेंगे, भाई अंडर रूट मान लो नहीं है लगा हुआ, तो 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। दो तरीके से देखिए आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 मिलकर 7 बन जाएगा, या अंडर रूट 49 बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर अगर 49 हो तो उसे 7 लिखते हैं, ये अपना क्या है आंसर। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। जैसे कहीं 10 लिखा हुआ है तो भाई 10 के लिए हम 50/5 लिख दें, ये भी तो 10 ही माना जाएगा, दोनों एक ही चीज है।
तो वैसे ही यहाँ 1/√7 के लिए हम √7/7 लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे अंडर रूट नहीं है, ऊपर चाहे क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। इसका हमें परमेकरण करना है, वो भी किसका, हर का, क्योंकि नीचे अंडर रूट लिखा हुआ है। अगर नीचे अंडर रूट लगा हुआ है तो आप सीधे कह दीजिए ये संख्याएं गलत लिखी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये वो गलती नहीं है, ये वो गलती जो आपसे कहा गया है कि भाई इसे सही करो, वरना एग्जाम में कोई कॉपी में किताब में कोई सवाल गलत थोड़ा प्रिंट होता है, वो तो बाई मिस्टेक हो जाता है। ये सवाल ऐसी गलती नहीं जो आपसे कही जा रही है कि इसे सुधारो। जब आपसे बोला जा रहा है कि इसे सही करो तो इसका मतलब ये टेक्निकली गलती नहीं, जानबूझ कर की गई है। ऑफिशियली गलती में और जानबूझ के की गई गलती में अंतर होता है भाई। तो ये संख्या गलत है, बस नीचे अंडर रूट है तो आप सीधे कह दीजिए ये संख्या गलत है और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको हर का परमेकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर ही तो गलत है। जैसे ही आप हर का परमेकरण करेंगे तो किसी संख्या से आप गुणा करेंगे अपनी मर्जी से। आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो कुछ ये था। अब यहां अपनी मर्जी से आप किससे, जिससे गुणा ऊपर करते हैं उसी से नीचे करते हैं, तो नीचे लिखने को भाग करना कहते हैं। जो यहां लिखा हुआ है इसी का चिन्ह बदल दूं। अगर केवल √7 होता तो √7 से गुणा करते, केवल √6 लिखा हुआ होता तो √6 से गुणा करते। जब कभी चिन्ह वाला सवाल मिल जाए तो वहां आप चिन्ह बदल कर गुणा करो। √7 माइनस 6 है तो हम गुणा करेंगे √7 + 6 से, देखिए ऊपर गुणा कर दी, और √7 + 6 से नीचे गुणा कर दी। ऊपर की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो ये √7 + √6 बनेगा, और नीचे यहाँ पे एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, a + b, a - b बराबर a² - b² होता है, जिसे फुका हुआ फार्मूला आप कहते हैं। ये कब प्रयोग करते हैं, जब सेम संख्याएं एक बार घटाई गई हो और एक बार जोड़ी गई हो, तब इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब बनेगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इधर जो बनेगा वो √7 + √6 बनेगा। नीचे स्क्वायर से देखिए रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 - 6, और 7 - 6 के लिए अपने लोग लिखेंगे 1। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसे आप लिखो या मत लिखो, यही है अपना आंसर। बस इस संख्या को जब हम सही करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा रूप बनेगा। अब आप कहे अंडर रूट तो अभी भी है भाई, अंडर रूट ऊपर हो सकता है, दाएं हो सकता है, बाएं हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं होगा। किसी भी संख्या के अगर नीचे रूट लगा हुआ है तो उसी को आपसे सॉल्व करने को बोला जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जगह ऊपर सही है, दाएं सही है, बाएं सही है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है 1/√5 + √2। इसके भी हर का हमें क्या करना है, परमेकरण करना है। और परमेकरण जब हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या से हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा किससे करेंगे, जो यहां लिखा हुआ है इसी से अपनी मर्जी से। √5 माइनस √2 से ऊपर गुणा कर दी, √5 माइनस √2 से नीचे गुणा कर दी। ये कहते हैं परमेकरण करना। ऊपर की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो अपना ऊपर तो यही बचेगा, और नीचे की गुणा जब हम करेंगे तो यहां एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, a + b और a - b बराबर a² - b² होता है। यानी इसे हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऊपर बचा होगा √5 - 2 और नीचे बचा होगा 5 - 2। ऊपर बचा होगा √5 - 2 और नीचे बचा होगा 3। यही क्या है अपना आंसर। ऊपर की स्टेप बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे क्वेश्चन अब यहां से 100 लाइन हो का क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको नीचे से है, तो नीचे की लाइन को ही सिर्फ कैलकुलेट करना है बस। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा हुआ है 1/√5
√7 माइनस 2, और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो गुणा किससे करते हैं, चिन्ह बदल दो, √7 + 2, √7 + 2, इसे कहते हैं परमेकरण करना। ऊपर की संख्या बन के पास पहुंचेगी तो ये बनेगा √7 + 2, और नीचे की संख्याओं की गुणा। भाई हमेशा परमेकरण कहीं पर भी करो आप, वहां एक ही फार्मूला बनेगा, a + b a - b, यानी ठोका हुआ फार्मूला। इनकी गुणा जब करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो, चाहे इन दोनों पे स्क्वायर लगा दो चाहे इन दोनों पे, बीच में हमेशा माइनस चिन्ह रहेगा। इनकी और इनकी आपको गुणा करनी है। ये गुणा आप जिस मेथड से कर दें वो मेथड यहाँ पे सही, बस गुणा सही होनी चाहिए। √7 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होगा, ऊपर अपना चल रहा है √7 + 2, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये 7 - 4, 2 की गुणा 2 से 2 बार करेंगे तो 4 बनेगा, और 7 में से अगर 4 कम कर दोगे, ऊपर की लाइन में तो कुछ करना ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम आपको कौन कर रहा है, हर, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है उससे लड़ोगे कि पूरी दुनिया से लड़ने पहुंच जाओगे। ऊपर वाला तो बेचारा अपनी जगह सही है, जब सही है तो उसे क्यों इस मार्कर से मारने पे तुले हो। इसे ऐसे ही लिखोगे, 7 में से 4 कम करोगे 3, ये अपना क्या है, आंसर। यानी इस संख्या को जब सही करके लिखेंगे तो यही संख्या कुछ ऐसी दिखने लगेगी आपको। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट करा दी है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत जगह आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर गलत रूप से सवालों को लिख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसे सही करो। यहां तो फिर भी ये बोल रखा है हर का परमेकरण करो, कभी कभी तो वो लिखेगा भी नहीं कि करना क्या है। आप समझो, अगर ये हिंदी इसकी मिटा दें और इसी को कह दें कि सरल करो, तो भी मतलब इसका यही है कि भाई जो नीचे अंडर रूट है ये गलत है, इसे हटाओ। अब नीचे अंडर रूट हटाने के लिए आपको जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा, जो चाहे वो करने का मतलब केवल गुणा से ही हटेगा भाई। कहीं आप कहोगे इसमें -7 कर दो, -7 कर देंगे तो -7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक संख्या सिर्फ घटाएं, एक घटा रहे हैं तो वही जोड़ो, तो √7 फिर आ जाएगा। मतलब आप सीधी सी बात, इसे आसान शब्दों में याद कर लीजिए, अंडर हटाने के लिए हमेशा उसी संख्या जो दिख रही है आपको उसका चिन्ह बदल दो, उसी से गुणा कर दो, इसी को परमेकरण कहते हैं, हर का परमेकरण करना। तो आज के सेशन के आपने सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से ये पूरी PDF फाइल आप सॉल्यूशन सहित डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।